हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है दिशा 360 पर। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि पिछली 2 क्लासेस हमने पॉलिटी पे की थी और जिसमें वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। PYQ है जो आगे भी लगातार एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, बशर्ते कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और लेकिन उनको हम तैयार करते हुए चलेंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसके साथ जो हम फैक्ट बता रहे हैं वो फैक्ट भी अगर आप समझ लेंगे तो दोनों की तैयारी एक साथ होती चली जाएगी। जैसा कि देखिए, हम क्या करें कि ये उसका तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये भाग थर्ड है। 2 पार्ट आपने पीछे देखे होंगे, ये तीसरा भाग है। इसको कंटिन्यू करेंगे। ये खासकर बनाया गया है बीओ एग्जाम के लिए। बीओ एग्जाम जो आने वाला है इसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इंक्लूड किए गए। वही सुपर टेट, इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे और यूपी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे हुए। इसमें सरल भाषा में मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक पॉलिटिक्स से वही क्वेश्चन ही है जो इसमें दिए गए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमने एक सीरीज चालू की है। इस सीरीज में लगातार आप जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और चलिए, इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो हर चीज डिपेंड करती है आपकी थिंकिंग पर। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। ठीक है, जो बनना चाहेंगे वो बनेंगे। कमजोर बनना चाहेंगे तो कमजोर बनेंगे और शक्तिशाली बनना चाहेंगे तो शक्तिशाली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, करके कुछ दिखाना है। चलिए, इसी क्रम में चालू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने और इसको समझिए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहना है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय संविधान के बारे में सही है? संविधान में कौन सी बातें सही? देखिए, पहला क्या दिया होगा, नगर पालिका का अधिकार संविधान के भाग 9 ए में है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए भाग से कि संविधान में किस भाग में क्या है। तो संविधान में आपको पता होना चाहिए 25 भाग है, तो 25 भाग आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, तो आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी इस भाग से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आपातकाल के प्रावधान भाग 18 में है। इधर संविधान संशोधन जो भाग है वो 10 में है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 10 में है। और कहा कि इसमें कौन कौन से ठीक है। तो आपको पता है कि वर्तमान में कितने भाग हैं। वर्तमान में आपके पास संविधान में जो भाग है वो कितने 25, कितने 25 भाग। ठीक है ना, और ये सारे भाग पहले जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे। कितने उस समय अगर पूछा जाए तो 22 भाग। भागों को हमको लर्न होना चाहिए। जैसे भाग 1 में क्या राज्य के बारे में बताया गया, भाग 2 में क्या है नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11, तीसरे में क्या है मौलिक जो अधिकार है उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35, चौथे में क्या है नीति निर्देशक तत्व तो दिए गए हैं कहां से लेकर 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, इसके बाद भाग 4 का जोड़ा गया, उसमें क्या है उसमें भाग 4 का जो छोटी सिंह समिति की सिफारिश पर बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 के संघ के बारे में बताता है, संघ सरकार के बारे में। 6 राज्य के बारे में बताता है, राज्य सरकारें क्या है। 7 बताता है, याद करते रहिए दिक्कत है। 8 क्या बताता है यूटी के बारे में बताता है। ठीक है, इस तरीके से हमें 9 क्या बताता है पंचायतों के बारे में बताया। 9 ए क्या बताता है नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। 9 बी बाद में जो जुड़े गए हैं सहकारी समिति के बारे में बताता है। भाग 10 क्या कहता है, भाग 10 बताइए जल्दी से आप लोग। भाग 10 क्या कहता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कुछ प्रावधान किए गए। भाग 11 क्या कहता है केंद्र तथा राज्यों के बीच आपस में संबंध की बात करता है। 12 भाग क्या कहता है 12 वित्त के बारे में कहता है कि वित्त धन संपत्ति इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया। 13 क्या कहता है व्यापार वाणिज्य इत्यादि के बारे में वर्णन करता है, भाग 13 में किया गया है। भाग देखिए लिखने में मुझे टाइम लगेगा इसलिए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। भाग 14 क्या कहता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाग 14 में प्राधिकरण है। क्या है प्राधिकरणों के बारे में बात की गई है कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। भाग 15 क्या है निर्वाचन के बारे में बात करता है। भाग 16 क्या है विशेष प्रावधान विशेष समाज के लिए। 17 में क्या है भाषा राजभाषा के बारे में बात कर रहा है। 18 क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से हमें सारे भाग पता होने चाहिए। तो देखिए नगर पालिका का वर्णन अभी जैसा कि बताया
9A में है, बिल्कुल ठीक है। आपातकाल का वर्णन भाग 18 जिसके भी हम बात कर रहे थे, भाग 18 में आपातकाल है, बिल्कुल ठीक है। संविधान संशोधन ये भाग कितने में है? ये 10 दे रहा हूं। भाग 10 में तो हमने बताया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान है। ये संविधान संशोधन याद रखना है, संविधान का जो संशोधन की बात करें वो किसमें है? वो भाग 20 में है। किसमें कहेंगे ये? भाग 20 में। तो यहाँ 10 कर दिया गया, 10 का मौके क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, 20 भाग 20 में है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ आप देखिए कौन से 1 और 2, ये दो ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ भाग 10 में है। तो कहने का मतलब ये सारे भाग आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और यही हमारा आंसर ये हो गया। किन किन लोगों का सही है चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? क्वेश्चन आ गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में अब आपको समस्त जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। याद देखिए भारत, अभी बताया कि भारत किसमें? भारतीय में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 12 से लेकर 35 जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों को भी आपको फिंगर टिप पे होना ही चाहिए। 12 में जैसे राज्य की परिभाषा में, 13 में पुनर्लोकन है, 14 में क्या है? समानता है ना, समानता की बात करता हूँ। 15 में लाभ, जाति, लिंग, धर्म, वेश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 16 में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता निवारण की बात की गई। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 20 में 2 सिद्ध का अधिकार। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इस तरीके से आपको पूरे सारे के सारे अनुच्छेद पता होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, इसी में अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हृदय आत्मा कहा भीमराव अम्बेडकर जी ने कि ये संविधान का, क्योंकि इस मौलिक अधिकारों की पूरी रक्षा अनुच्छेद 32 के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 32 कहता है यदि मौलिक अधिकार आपको कोई चिंता है या मौलिक अधिकारों से इतर कोई विधायिका कानून बनाती है तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक मौलिक अधिकारों की बात करता है। इसी तरीके से अब देखिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कहां से दिए गए? ये भी पूछा जा सकता है, यूएसए से लिए गए हैं। ये जनता के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जनता को अधिकार दिए गए हैं, ये देश भारत की जनता का है। तो कह रहा कि भारतीयों के लिए, देखिए भारतीयों के लिए कौन कौन से ऐसे जो है, कौन से अधिकार केवल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो आपको याद रखना इसमें 5 अनुच्छेद ऐसे हैं। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 5 है, कुल 5। और वो 5 पता होना चाहिए। 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ इस पे लागू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिए गए, विदेशियों को नहीं। तो कौन कौन से? 5, 16, 19, 29 और 30। देखिए तो इसमें कौन सा है? देखिए 14 नहीं, आपको याद करना है। 15, 16, 19, 30। देखिए 19 उसने दिया, मतलब क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, वो ये सारे भारतीयों को प्राप्त नहीं, आपका केवल भारतीयों को प्राप्त है, जो विदेशियों को नहीं हो। तो सिर्फ वो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है? अनुच्छेद 14 की। ठीक है, जैसा ये भी मौलिक अधिकार से मतलब हम कैसे ये हमारा क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है? एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। विधि के समक्ष, कानूनों के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है ना, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान तरह के कानून लागू किए जाएंगे विशेष परिस्थितियों में या विशेष लोगों को छोड़कर। ठीक है ना, तो पहला कि राइट टू जस्टिस से संबंधित कौन कौन से क्या है? पहला, राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के समान सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, विधि के समान सुरक्षा यानी कि क्या करता है? किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के समान सुरक्षा। अनुच्छेद 14 अभी मैंने बिल्कुल ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि, एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। लॉ माने विधि एंड जस्टिस माने
क्या आपको कानून जो न्याय मिले उसकी बात है, तो दोनों में समानता है, दोनों दिए गए हैं, ये भी ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को समान अवसर देगा। देखिए समान अवसर की बात कर रही है, समान अवसर की बात संविधान में कितना अनुच्छेद में की? देखिए मूल अधिकार है, लेकिन आपको याद होना चाहिए समान अवसर की बात अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद जल्दी से बताइए। 16 का है समान अवसर की बात। तो अनुच्छेद इसमें 14 में क्या है? दो, पहला और दूसरा देखिए क्या है, ये है। तो ये किन लोगों ने लगाया? जिन लोगों ने इसको किया वो ठीक है, बात बाकी आप लोग ठीक से चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज पे ध्यान रखेंगे, सही नहीं है। अब देखिए संघवाद, संघवाद इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए दो प्रकार के राजनीतिक थ्योरी होती है, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक। संघात्मक के सॉरी संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या? अगर हम सरल भाषा में सोचें तो या सरल भाषा में हम बात करें, संघात्मक वो होता है जहां पर केंद्र के समान राज्यों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। जो राइट केंद्र को होते हैं वही राज्य के होते हैं, तो हम वहां संघ कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कहा जाए कि जैसे केंद्र की नागरिकता होती और उसी तरीके से राज्य की भी अलग से नागरिकता होगी, जैसे यूएसए में होती है। ठीक है, तो क्या है कि वहां संघवाद की एक ये बात है कि नागरिकता दोनों लेवल की होती है। दूसरी बात, वहां पे क्या किया जाता है? संविधान लिखित है, लिखित संविधान होना चाहिए कि किसको कितने राइट दिए गए हैं। संघ के पास क्या राइट है, क्या किस पे कानून बना सकता है, राज्य के पास क्या है। एक ही खास बात, लिखित संविधान में क्लियर कट पता होना चाहिए इसको क्या प्रावधान, यानी संघ मतलब वही राज्य के पास हो वही केंद्र के पास। भारत में भी लिखित संविधान, ठीक है, राज्यों के पास राज्य सूची में विषय बनाने का अधिकार है, संघ सूची में केंद्र को बनाने का अधिकार है। लेकिन अवशिष्ट विषय जो है वो किसके पास है? वो है संघ के पास, केंद्र के पास। तो भारत में यह संघात्मक व्यवस्था का बिंदु तो है, लेकिन इसका झुकाव किधर है? केंद्र की तरफ है। तो भारत का जो संविधान है जो है पूर्णतया संघीय नहीं है, संघवाद की तरफ नहीं, संघात्मक नहीं, ये एकात्मक और संघात्मक का मिला हुआ रूप देखने को मिलता है। जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? भारत में एकीकृत न्यायपालिका। देखिए हाँ डिस्ट्रीब्यूशन उसका है कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, लेकिन इन लोगों का बिल्कुल क्लियर कट बंटवारा होना चाहिए। तो संघ का मतलब ये होता है कि जितना राज्य उतना ही केंद्र को अधिकार। और एकात्मक में क्या होता है कि सारी शक्तियां जो होती हैं वो एक के पास चली जाती है। ठीक है ना, इस तरह से हमें याद रखें। तो संघवाद की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? कहता संघवाद में भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया। ठीक है, विभाजन किया गया। सातवीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पे तीनों सूचियों में कितने विषय हैं, कब कौन से हटाए गए, समवर्ती में डाले गए, वो सारे आपको पता है। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं 100 कितने संघ सूची में, एक साथ किसमें, राज्य सूची में, वर्तमान की बात हो रही है, 52 किसमें है, समवर्ती सूची में। ये विषय है। अब इसमें शक्तियों का बंटवारा किया है। ठीक है, ये संघवाद संघात्मक व्यवस्था का एक मतलब फैक्ट है, तो ये ठीक है। अगला है अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। जैसा कि मैंने बताया कि अवशिष्ट शक्तियां अगर संसद के पास है तो ये बात करेगा किसकी, एकात्मक व्यवस्था की, अर्थात संघवाद का ये उदाहरण नहीं है। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा बनी ही है राज्यों से, ठीक है, राज्य के द्वारा ही वो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो उसको चुनते हैं। तो राज्यसभा हमेशा राज्य की हित रखता है, तो राज्यसभा राज्य के लिए, लोकसभा केंद्र के लिए। भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए अगर प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त होता अलग होने का, तो ये एग्जैक्ट संघवाद होता है। जैसे यूएसए की बात करें, भारत क्या है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब एक ऐसा संघ बनाया गया कि
कि जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, राज्य उसमें शामिल तो हो सकते हैं लेकिन राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। राज्यों को बांध के रखा गया है और किसके द्वारा? केंद्र ने इसको बांध के रखा, संघ में बन के रहेंगे। अब वही बात आ गई, जब इसको बराबर अधिकार नहीं है राज्यों को उतना कि जैसा केंद्र को है, तो फिर ये काहे का संघ बना? बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो हमारा इस तरह से आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है, तो हमें याद रखना बी और डी नहीं है। तो बी और डी का ये राइट ऑप्शन, राइट आंसर। अगर हम दोस्तों इस तरह से पढ़ के चलेंगे, समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, तो हमारे सारे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से आगे भी पढ़ेंगे, कुछ दिन में और इम्प्रूव होते हुए और अच्छी क्लासेस आपके सामने, फैक्चुअल क्लासेस भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की ज्युडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, ज्युडिशियल इंडिपेंडेंस की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, का सबसे सशक्त आधार क्या है? एक बात में गौर करेंगे, सबसे सशक्त, सबसे एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसका सबसे बड़ा क्या आधार? देखिए, न्यायपालिका में जो बैठे हुए जज हैं वो कब निर्णय सही से दे पाएंगे, कब स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे, कब वो विधायिका के ऊपर अंकुश लगा पाएंगे यदि वो कुछ गलत करते हैं, कब कार्यपालिकों को नियंत्रित करेंगे जब वो गलत करते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब वो स्वतंत्र होगा। और स्वतंत्रता उसको संवैधानिक रूप से प्राप्त होनी चाहिए, और प्राप्त है। संविधान में ऐसे कॉन्सेप्ट को रखा गया, ऐसे विचारों को रखा गया जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र एवं पावरफुल बनी रहे, उस पर कोई दबाव न डाले, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं उसके उसके बारे में पढ़ने क्या है, कह रहा है न्यायाधीशों का स्थायी काल, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका 65 और हाई कोर्ट के न्यायाधीश उनका वर्ष तक होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या इनका 5 साल 6 साल या 3 साल ऐसा कोई निश्चित होता है कि? तो कहेंगे नहीं। इसका निर्धारण इस बात पर होता है अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको आगे चलने दिया जाएगा, उनकी मैक्सिमम लिमिट तक रखा जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो हम कहेंगे कि न्यायाधीशों की स्थायी कार्यकाल की बात इसको सबसे ज्यादा बनाती है। देखिए स्थायी तो है, जब तक वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाएगी, महाभियोग जैसी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाएगी तब तक वो स्थायी है। लेकिन सबसे सशक्त आधार हम नहीं कह सकते, सबसे सशक्त नहीं, क्योंकि वो भी स्थायी। अगला है न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित, बिल्कुल सही बात है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए वेतन इनके संचित निधि पर आधारित होते हैं। और कैसे होते हैं? देखिए संसद निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है अनुच्छेद 266 में जो हमारी संचित निधि है उसमें से ही इनको वेतन दिए जाते हैं। और वेतन उससे जब निकाला जाता है, कहने का मतलब ये है कंसोलिडेटेड फंड से जब कोई खर्च किया जाता है, कोई पैसा निकाला जाता है, उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, दूसरा है चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिस पे वोटिंग की जाती है कि कोई योजना लागू होनी है या नहीं होनी है, इसके लिए विधेयक लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद बजट सेशन में उस पर कहा जाएगा इतना नहीं, इतना कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर। जिसमें कम और ज्यादा किए जा सकते हैं खर्चे, जो टाले जा सकते हैं या बढ़ाए जा सकते हैं, वो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बारे में क्या होता है कि संसद में चर्चा ज्यादा नहीं की जाती, उसमें वोटिंग नहीं होती है, वो निकाले जाने से निकाले जाने, वो दिए जाने हैं तो दिए जाने हैं। तो ये चीज भी न्यायाधीशों के साथ है कि इसमें वोटिंग नहीं होनी, चर्चा वर्चा नहीं होना, ये देना है तो देना है। तो वो जानते हैं जज कि हमें तो वेतन मिलना ही मिलना है, तो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, संसद हमारा रोक नहीं सकती। तो ये इंडिपेंडेंस की बात करता है लेकिन सबसे सशक्त बात ये है, ठीक है ना। अगला है न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। देखो हटाने की बात क्या है, महाभियोग इम्पीचमेंट, ये ऐसी एक कहा जाता है कि महाभियोग एक हटाने की व्यवस्था नहीं है, वास्तव में देखा जाए ये हटाने की व्यवस्था नहीं है, ये उसको कवर करने के लिए एक अम्ब्रेला जैसी एक जटिल प्रक्रिया है जो उसको पद पर बनाए रखना चाहती है, स्थिरता रखना चाहती है।
क्योंकि महाभियोग, अब आपको महाभियोग की पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि इसका वर्णन कहाँ पे है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है कि कैसे ये चलती है, कि 14 दिन पूर्व उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, फिर प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करे। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ लाना है तब तो वो राष्ट्रपति क्या साइन नहीं करेगा, दोनों सदनों में 2/3 से पारित हो जाना चाहिए। अगर न्यायाधीश के खिलाफ लाएंगे तो राष्ट्रपति के साइन होगा, यानी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इस जटिल प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है कि इनको कोई जल्दी हटा नहीं सके, इनको डर ना दिखा सके कि हम आपको पद से हटा दें। ये सरकार के दबाव में ना आ सके, किसी भी सरकार ये ना कह सके कि मैं, अगर आपने मेरे हिसाब से डिसीजन नहीं लिया तो मैं आपको हटा दूंगा। तो सबसे सशक्त आधार यही है, ये भी आधार है, लेकिन सबसे सशक्त की बात किया जाए तो ये है। न्यायाधीशों की प्रधानमंत्री की शक्ति है, नहीं गलत बात, प्रधानमंत्री की शक्ति भी हम लोगों को पता होना चाहिए न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह की जाती है, ठीक है ना। एक कॉलेजियम सिस्टम होता, उसके आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। कितने लोगों का ठीक है आप देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, इस भाग में भाग 4 है। अभी बताया आप लोगों को भाग 4 में है, कहां से लेकर कहां से, ये 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शामिल, तो ये थी यही इसका आंसर निकल। देखिए अभी अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, ये भाग 3 है, भाग 3 है। इसमें क्या है भाग 3 में, आप लोगों को पता होगा मूल अधिकार की बात करता है भाग 3 में, मूल अधिकार सारे अनुच्छेद ये 65 वाले ये फैक्ट वाले सब निकालने की कोशिश करें। देखिए देखिए आप आगे बताएं, ये भाग 1 बात ये किसके बारे में, भाग 1 संघ कौन सा राज्य कब शामिल हो सकता है, कब मतलब और उसमें सीमा नाम इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो भाग 4 ये भाग देखिए 3 से लेकर 11 ये भाग 2 है, बिल्कुल पता हो तो मुझे लगता है ये नागरिकता का भाग की नागरिकता कितने तरह से ली जा सकती है, कितने तरह से त्यागी जा सकती है, कौन भारत का नागरिक होगा कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। अब ये आ गया अनुच्छेद 36 से क्या भारत का ये नीति निर्देशक, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन तो जब चाहेंगे तब कर देंगे, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, कारण क्या, राज्यसभा के सदस्य आजीवन पद पर बने रहते हैं। देखिए कथन दिया है, कारण क्या है कि राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके सदस्य जो है आजीवन पद पर बने रहते हैं। अब आप लोग विचार करिए क्या सही है क्या गलत। तो सबसे पहले आपको संसद के बारे में पता होना चाहिए, संसद पार्लियामेंट जो है किस आर्टिकल में, इसमें सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। अगर संसद के कि कितने भाग होते हैं तो आप भाग बताएंगे 3 और तीसरा कौन शामिल होगा, प्रेसिडेंट। कि संसद के 3 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और सदन कितने होते हैं संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन से सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाए लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। इस तरीके से अनुच्छेद याद हमें होने चाहिए। अब देखिए आपकी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसा स्थायी सदन, स्थायी जो परमानेंट स्थायी सदन, क्या है राज्यसभा के सभी सदस्य आजीवन पद पर, क्या ये सच्चाई है कि राज्यसभा के सदस्य आजीवन पद पर नहीं है। अगर इनके सदस्यों का सदस्यों बताइए आपको ठीक है 6 वर्ष, ठीक है। और बनने के लिए योग्यता कितनी होगी, कितने, ये 35 वर्ष के होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल दिवालिया में। अब देखिए कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यहाँ पे आजीवन सदस्य बने रहते हैं, गलत 6 वर्ष का, ठीक है। हाँ वो बात है कि इसके क्या होते हैं कि एक 3 सदस्य जो होते हैं वो
यानी प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं, लेकिन आजीवन नहीं रहते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, पद मुक्त होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। इस तरह से ये चलता रहता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, देखिए आर तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, नहीं दोनों है नहीं सही, तो गलत है। ए सही है, आर गलत, यस यही से आंसर है। ठीक है ना, ये भी गलत। तो आपने देखा, ये इस तरीके से हम कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने का आधार हो सकती है। बात कर रहा है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने। देखिए कब मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको जल्दी से सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में बताया, 20-21 को छोड़कर सारे जो हैं वो कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं और वो वाले तो वो भी नहीं। ठीक है, लेकिन अन्य की बात कर रहा है, इस सारे मौलिक अधिकारों में से कुछ सस्पेंड जो किए जा सकते हैं वो किस आधार पर सस्पेंड किए जा सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता बात आ गई, अगर कोई देश आक्रमण कर दे और अखंडता की बात आ जाए, देश पर संकट आ जाए, ठीक है, संप्रभुता आ जाए, क्या हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सरेंडर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बिल्कुल क्या नहीं। पहला कि लोक व्यवस्था, लोक शासन, लोक व्यवस्था की बात आ जाए, कुछ गड़बड़ियां आ गई, व्यवस्था गड़बड़ा गई है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, अराजकता फैल गई है, तो ऐसी दशा में क्या मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है? यह लगाया जा सकता है, देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाया जाए, ये भी ठीक है। नैतिक, हाँ अगर कोई व्यक्ति नैतिक हो और कहे नहीं 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 ये तो मेरा मूल अधिकार है, अनुच्छेद ये हमारे 19 में स्वतंत्रताएं दी गई, उसके अनुसार हम काम करेंगे, उसके विपरीत भी जाके काम करेंगे, हम करेंगे ऐसे सारी नैतिकता के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, ये अगर एक लिमिट से ज्यादा जाए तो इसको सस्पेंड किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। क्या विदेशी राज्यों के साथ बैठ के पूर्ण संबंध, अगर आगे की फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसा लग रहा है कि दूसरे देश की हम उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, कुछ समझौते हैं, तो उनके साथ उनके नागरिकों के साथ में मिलकर कुछ मौलिक अधिकारों में समय समय पे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है या उनके अनुसार उनको चलाया जा सकता है। तो हमारा देख रहे हैं कि ये चारों आधार ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध इनके आधार पर लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये हमारा सही आंसर है। अब आप लोग देख लीजिए किन लोगों ने ये ऑप्शन लगाया, जिन लोगों ने सही लगाया समझ लीजिए आप लोगों की तैयारी ट्रैक पे है, आगे भी कंटिन्यू करते रहे, जिन्होंने नहीं किया वो कुछ समझेंगे और पढ़ते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अनुसूचियों का उनके विषय से मिलान। अभी देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया हाँ संविधान के भाग आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि अनुसूचियां, जैसा कि पता है कि अनुसूचियां आपको ये भी 12 है संविधान में, तो 12 ही आपको रटी होनी चाहिए, फिंगर टिप पे होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में मैंने बताया भी है इनके बारे में, तो पूरी आपको पता होनी चाहिए कि पहली दूसरी तीसरी किससे जुड़ी है, सब आपको पता होनी चाहिए। बताइए नहीं पता तो आप उनको पता याद कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आगे कह रहा है कि 5वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई। अब देखिए आप एक छोटा सा वेक्टर से बता दो, स्पोर्ट याद रखिए, SPORT स्पोर्ट्स। इसमें देखिए 6 अपने आप यहाँ पे आ जाती है, उसके आगे की भी ट्रिक है। यस मतलब स्टेट, स्टेट के बारे में, स्टेट राज्य इत्यादि, राज्य से जुड़े प्रावधान है पहली अनुसूची। दूसरा में पे, यानी पे मतलब वेतन की बात, वेतन इत्यादि की बात करता है दूसरी अनुसूची। ये तीसरी अनुसूची ओथ, ओथ मतलब शपथ की बात करता है, शपथ ग्रहण। इसके बाद मतलब चौथी जो आ गई ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होनी चाहिए, उसके बारे में सीटों के आवंटन की बात करता है। पांचवी क्या है, पांचवी क्या है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रावधान विशेष क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन जो होता है वो उनके अनुसार चलाया जाए। ठीक है,
तो ये पांचवी की ही अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित, बिल्कुल इसका ये हो जाए। देखिए ठीक है ना, तो ये हो गया अनुसूचित यानी एससी एसटी के प्रशासन से रिलेटेड। अब देखिए छठी क्या है, छठी क्या है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, और वो भी कितने, चार राज्य को बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष प्रकार के राज्य हैं, तो यहाँ विशेष उपबंध किए गए इन्हीं क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति। तो ये उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कहा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी इससे हो जाएगा। 11वीं अनुसूची किससे, आप लोगों को पता है कि 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में हुई, और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो इस तरह से ए का 2, ठीक है ना, बी का 3 और सी का 4, मतलब हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है ना, इस तरह से सारी अनुसूचियां आपको लर्न हुई थी। क्वेश्चन रखने का बस एक ही मकसद था कि आपको पूरी अनुसूचियां पता होनी चाहिए, और अनुसूचियों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है, राष्ट्रपति कथन है। देखिए ये भी कथन है, बहुत सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुरंत करते चले जाएंगे। ठीक है, जानकारी होगी तो तुरंत करते जाएंगे, कोई टफ नहीं लगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थोड़ा प्रयास करें, सिंपल लगे। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की तैयारी के अनुसार है, बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद क्या, 74 का क्या कहता है कि एड एंड एडवाइस के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, तो उसकी बात करता है। तो ठीक है, मंत्री परिषद क्या करेगी, राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देगी। ठीक है ना, और राष्ट्रपति क्या करेगा उसको, संविधान राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के 1 लाख पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति देता है। देखिए ये लिखा है। हाँ, अगर कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद अगर सलाह देती है तो प्रधानमंत्री या तो वो मान लेगा, या नहीं मानता, राष्ट्रपति को कुछ गलत लग गया तो वो क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा पुनर्विचार के लिए। लेकिन याद रखना, अगर पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद फिर से वही भेज देती है तो राष्ट्रपति को अब यहाँ सलाह देने के लिए है। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा उसके लिए। आइए अब देखिए क्या है इसमें, आपने वापस भेजने की अनुमति देना। हाँ ठीक है, वापस देना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति देना है। ठीक है, दोनों ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत, ये गलत क्यों है, ये दोनों नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति संविधान मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है ना, और ये कह रहा एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना है, फिर उसके बाद मान लीजिए तो हमारा ए। ठीक है ना, तो ए इस तरीके से